हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान एसएसटी विषय हमारे अतीत थर्ड इतिहास के अध्याय 8 जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। गतिविधि प्रश्न 1। शुरुआत से ही कांग्रेस सभी भारतीय लोगों के हक में और उनकी ओर से बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही थी। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? उत्तर है, कांग्रेस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपने को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में स्थापित करना चाहती थी। इस प्रकार से वह देश के सभी वर्गों को एक मंच पर ला सकती थी, अन्यथा वह अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाती। गतिविधि प्रश्न 1। उपयुक्त टिप्पणी स्रोत 2 के आधार पर शुरुआती कांग्रेस के बारे में कौन सी समस्याओं का पता चलता है? उत्तर है, उपर्युक्त टिप्पणी के आधार पर शुरुआती कांग्रेस के बारे में निम्न समस्याओं का पता चलता है। नंबर 1, शुरुआती कांग्रेस के नेता धनी थे और प्राय अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहते थे। नंबर 2, वे संगठन में अधिक रुचि नहीं लेते थे और इसके कार्यों के लिए पर्याप्त समय भी नहीं निकालते थे। गतिविधि प्रश्न 1। पता लगाएं कि पहला विश्व युद्ध किन देशों ने लड़ा था? उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक में 36 देश शामिल थे। इस युद्ध का एक पक्ष मित्र राष्ट्र की शक्तियां थीं, जबकि दूसरा पक्ष केंद्रीय शक्तियां थीं। नंबर 1, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं इटली कर रहे थे। नंबर 2, केंद्रीय शक्तियों का नेतृत्व जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं ओटोमन साम्राज्य के हाथों में था। प्रश्न 1। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारियां इकट्ठा करें। जलियांवाला बाग क्या है? यहाँ किस तरह के अत्याचार हुए? ये अत्याचार कैसे हुए? उत्तर है, बैसाखी यानी कि 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष नागरिकों पर गोली चला करके उनकी हत्या की गई। इसी हत्याकांड को ही जलियांवाला कांड कहा जाता है। यहाँ निम्न प्रकार के और निम्न तरह के अत्याचार हुए। नंबर 1, 13 अप्रैल 1919 के दिन रोलेट एक्ट के विरोध में सभा करने हेतु कई लोग अमृतसर नगर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। इस बाग में केवल एक ही निकास था। नंबर 2, जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए हुए इन निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इन नागरिकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उनमें से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। नंबर 3, नगर में पहले से ही मार्शल लॉ लगा हुआ था। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के उद्देश्य से जनरल डायर ने 200 भारतीय तथा 50 अंग्रेज सैनिकों के साथ इस बाग में प्रवेश किया। उन्होंने निकास द्वार को बंद करके भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और सैकड़ों लोगों को मार दिया। गतिविधि प्रश्न 1। पाठ्य पुस्तक के स्रोत 4 को पढ़ें। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोग महात्मा गांधी को किस तरह से देखते थे? आपकी राय में लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि गांधी जी जमींदारों के विरोधी हैं, परंतु सरकार के विरोधी नहीं हैं? आपकी राय में लोग गांधी जी के अनुयायी क्यों थे? उत्तर है, इस रिपोर्ट के अनुसार लोग महात्मा गांधी को एक साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता के रूप में देखते थे। मेरी राय में लोग ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने ही प्रतापगढ़ में पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली रुकवा दी थी। मेरी राय में लोग गांधी जी के अनुयायी इसलिए थे क्योंकि वे मानते थे कि गांधी जी उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। आइए कल्पना करें। प्रश्न 1। मान लीजिए कि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हैं।
इस अध्याय को पढ़ने के बाद संक्षेप में बताइए कि आप संघर्ष के लिए कौन से तरीके अपनाते और आप किस तरह का स्वतंत्र भारत रचते। उत्तर है, हम संघर्ष के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाते और निम्न प्रकार से स्वतंत्र भारत रचते। मैं संघर्ष के लिए अहिंसा, सत्याग्रह, नागरिक अवज्ञा, हड़ताल जैसे शांतिपूर्ण तरीके अपनाता। इसका कारण है कि इन तरीकों से लोग राष्ट्रीय आंदोलन में अधिक रचनात्मक भूमिका निभा सकते थे। मैं हिंसा का तरीका नहीं अपनाता। मैं ऐसा स्वतंत्र भारत रचता जिसमें सभी लोग आत्मसम्मान के साथ में जीवन यापन करते, देश में गरीबी का नामो निशान नहीं होता, सभी धर्मों के लोग सहिष्णुता से साथ साथ रहते, जातिगत भेदभाव भी खत्म करता। इसके साथ ही मेरे स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार के लिए भी कोई जगह नहीं होती। फिर से याद करें। प्रश्न 1, 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। उत्तर है कि 1870 से 1880 के दशकों में लोगों की ब्रिटिश शासन से असंतुष्टि के मुख्य कारण निम्न थे। नंबर 1, 1878 में आर्म एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों के द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया, यानी कि वे अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे। नंबर 2, सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के उद्देश्य से 1878 में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। नंबर 3, 1883 में सरकार ने इल्वर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, परंतु जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों में इस बात का काफ़ी विरोध किया। नंबर 4, 1870 और 1880 के दशकों में अनेक राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए, जिन्होंने कई मुद्दों को उठाकर जनता को उनसे अवगत कराया। प्रश्न 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के पक्ष में नहीं बोल रही थी, बल्कि विभिन्न समुदाय के सभी लोगों के पक्ष में बोल रही थी। कांग्रेस गरीबों, काश्तकारों, मजदूरों, सैनिकों, वनवासियों, पेशेवर समूहों, जमींदारों तथा उद्योगपति सभी के पक्ष में बोल रही थी। प्रश्न 3, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े। उत्तर है, पहले विश्व युद्ध से भारत पर निम्नलिखित आर्थिक असर पड़े। नंबर 1, इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हो गई थी। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। नंबर 2, सैनिक व्यय में वृद्धि तथा युद्धक सामग्री की आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। नंबर 3, इस युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी थी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। नंबर 4, व्यावसायिक समूहों ने युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमाया। युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। प्रश्न 4, 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। उत्तर है, 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई थी। आइए विचार करें। प्रश्न 5, मध्यमार्गी कौन थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे। उत्तर है कि कांग्रेस के वे राजनेता मध्यमार्गी कहलाते थे, जो अपने उद्देश्यों एवं तरीकों में मध्यमार्गी थे, यानी कि बीच का रास्ता अपनाते थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष करना चाहते थे। वे प्रतिवेदन देना, निंदा करना, जनमत बनाना,
प्रार्थना पत्र देना, अखबारों के द्वारा संदेश देना आदि कार्यों के द्वारा संघर्ष करना चाहते थे। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। उन्होंने सरकार और प्रशासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। उनका आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। उनकी मांग थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। मध्यमार्गी राजनेता जनता को अन्यायपूर्ण ब्रिटिश शासन के विषय में बतलाना चाहते थे। वे सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहते थे। प्रश्न 6, कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यमार्गी की राजनीति से किस तरह से भिन्न थी? उत्तर है, कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यमार्गी की राजनीति से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न थी। आमूल परिवर्तनवादी ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करते थे, जबकि मध्यमार्गी अपने उद्देश्यों एवं तरीकों में मध्यमार्गी थे। आमूल परिवर्तनवादियों ने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया, जबकि मध्यमार्गी निवेदन की राजनीति करते थे। आमूल परिवर्तनवादियों का मानना था कि लोगों को स्वराज के लिए अवश्य लड़ाई लड़नी चाहिए, जबकि मध्यमार्गी सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहते थे। आमूल परिवर्तनवादी सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर विश्वास करते थे, जबकि मध्यमार्गियों के विचार में अंग्रेज न्याय एवं स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान करते थे, इसलिए वे भारतीयों की उचित मांगों को अवश्य मान जाएंगे। प्रश्न 7, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए। लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे? उत्तर है, लोगों ने गांधी जी के आह्वान का अपने हिसाब से अर्थ निकाला। अतः देश के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने अलग अलग रूप ग्रहण किए। जैसे खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की ऊंची भू राजस्व मांग के विरुद्ध अहिंसक मुहिम चला दी। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। सिंध और बंगाल में खिलाफत असहयोग गठबंधन ने राष्ट्रीय आंदोलन को पर्याप्त सांप्रदायिक एकता और मजबूती प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अपने गुरुद्वारों में अंग्रेजों की सहायता से जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। किसानों को लगता था कि गांधी जी उन्हें जमींदारों के खिलाफ संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि वे उन्हें जमीन दिला देंगे। प्रश्न 8, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? उत्तर है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है। इसे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। प्रश्न 9, 1937 से 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो उत्तर है, 1937 से 1947 की घटनाएं जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ वे निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 कि 1930 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 1940 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद
अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस ने इस दावे को मंजूर नहीं किया। 1946 के प्रांतीय चुनावों में लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर बेजोड़ सफलता मिली। इससे लीग पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग को प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं करा सका। लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और मार्च 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई। अंततः भारत विभाजन के फलस्वरूप एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। आइए करके देखें। प्रश्न 10, पता लगाएं कि आपके शहर, जिले, इलाके या राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह आयोजित किया गया, किन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और किन लोगों ने उसका नेतृत्व किया। आपके इलाके में आंदोलन को कौन सी सफलताएं मिली। उत्तर है राष्ट्रीय आंदोलन को आयोजित करने के तरीके और इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों के बारे में जानकारी। बंगाल में खिलाफत असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत दी। पंजाब में सिखों ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग की और अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। गांधीवादियों ने 20 के दशक के मध्य में गांवों में व्यापक सामाजिक कार्य किए। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधीवादियों का जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। प्रश्न 11, राष्ट्रीयता आंदोलन के किन्हीं दो सहभागियों के नेताओं के जीवन और कृतित्व के बारे में और पता लगाएं तथा उनके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जिसका इस अध्याय में जिक्र नहीं आया है। उत्तर है राष्ट्रीयता आंदोलन के दो सहभागियों के नेताओं के जीवन और कृतित्व के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हैं सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 तक एक विशिष्ट कवयित्री और अपने समय की महान वक्ताओं में से एक थी। सन 1898 में उनका विवाह गोविंद राजुलू नायडू से हुआ जो पेशे से डॉक्टर थे। वीर कुंवर सिंह 1777 से 1858 तक बिहार राज्य में आरा के निकट जगदीशपुर के जमींदार थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 80 वर्ष की आयु में उन्होंने दानापुर में स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली और 2 दिन में आरा पर कब्जा कर लिया। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के निकट लड़े गए अपने अंतिम युद्ध में उन्होंने कैप्टन ली ग्रैंड की सेना को हराया था। 26 अप्रैल 1858 को अपने गांव में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।